Hi, good evening, बच्चों. Yes, to my medical aspirants. Okay, so today we are going to continue from our Lewis structure. Lewis structure आप लोग आई थिंक बेटा आपके जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपके डबल बॉन्ड होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर मैं पेयर्स में बात करूँगी तो कितने होंगे. ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो यू हैव टू टेल मी. सो आप बताइएगा. चलिए. सो कमिंग मूविंग फर्दर. लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स मतलब लेविस स्ट्रक्चर की ड्रॉ करना. तो जो आपके लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक पिक्चर देते हैं किसके बारे में हमें बताते हैं. तो जो भी हमारी बॉन्डिंग होती है किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में एंड आयंस के बीच में, इन टर्म्स ऑफ व्हाट. तो जो भी आपके क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होते हैं और साथ ही साथ उसके ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग. तो ये लेविस स्ट्रक्चर का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है. तो जैसे कि अगर हम ये पिक्चर्स को देखें तो समटाइम्स हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं आपके बॉन्डिंग एंड बिहेवियर को एक मॉलिक्यूल के अंदर कंप्लीटली पूरे तरीके से. तो इसके साथ हम क्या और कोशिश कर सकते हैं समझने की, तो कैसे ये फॉर्म हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या है मॉलिक्यूल को एक लार्ज एक्सटेंट पे अगर बेटा देखा जाए तो, एंड हम कैसे लिखें एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर को एक मॉलिक्यूल के बेस पे. तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है. तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर को लिखने के लिए कुछ आपके यहाँ पे स्टेप्स होते हैं तभी आप उसको लिख पाते हो. सबसे पहला तो जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायर्ड है लिखने के लिए, एक स्ट्रक्चर को लिखने के लिए. तो ये कैसे लिखेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा, जो भी हम ऐड करेंगे किसको, बाय ऐडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स. मतलब हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हुए, ऐड करते हुए, तब हमें पता चलेगा कि हम क्या उसकी लेविस स्ट्रक्चर बनेगी. फॉर एग्जांपल जैसे CH4 मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो आपके यहाँ पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए. 4 कहाँ के, कार्बन के, एंड 4 इज फ्रॉम 4 हाइड्रोजन एटम्स. तो इससे हमें पता चला ना कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमारे अवेलेबल होते हैं. तो इसी तरीके से लेविस रिप्रेजेंटेशन बेटा आप सब कर पाते होंगे. मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से किसी को भी लेविस रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आती होंगी. तो इतने पॉइंट्स को देखने से बेटर है जस्ट कमिंग टू द पॉइंट. हाँ, जैसे ये वाली चीज़ों को थोड़ा समझो कि जनरली क्या होता है, जो हमारे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ये सेंट्रल पोजीशन लेते हैं मॉलिक्यूल. जैसे कि हमारे NF3 है, CO3 2- है, नाइट्रोजन और कार्बन क्या होगा यहाँ पे सेंट्रल एटम होंगे. अगर नेक्स्ट आपके एक और पॉइंट है, तो जैसे कि अगर आपके शेयर्ड पेयर्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर क्या करते हैं, एक सिंगल बॉन्ड में शेयर हो रहे हैं, तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए, या फिर वो एज अ लोन पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे. मतलब यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स रह जा रहे हैं तो दे आर व्हाट, लोन पेयर्स. तो यहीं पे कुछ आपके मॉलिक्यूल्स की लेविस रिप्रेजेंटेशन को दिखाई गई है. तो आप इसको समझ लोगे. आपको ये ड्रॉ भी करने आ चुकी होगी कि जैसे देखो CO3 2- इस तरीके से बनते हैं, NF3 ऐसे बनती है, O3 मतलब ओजोन ऐसी बनती है, और आपके O2 का स्ट्रक्चर ये होता है. अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं आपके साइड में जो ये 4 है, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 लोन पेयर्स. फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर्स होंगे, तो फ्लोरीन के पास आपके 3 लोन पेयर्स होंगे. ओके, आई होप बेटा समझ में आया होगा. चलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है आपके NCERT का ही क्वेश्चन है. राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल. CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगी, तो बेटा यही होगी. ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे. तो सबसे पहली बात तो ऑक्टेट को कंप्लीट करना है. ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजनों से कितने बॉन्ड बनाएंगी, 3 बॉन्ड से जाकर के वो जुड़ते हैं. लेविस स्ट्रक्चर वैसे ही आपके नाइट्राइट आयन मतलब NO2- आयन का कैसे लिखेंगे, मतलब सर कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले तो NO2- तो मतलब नाइट्रोजन. नाइट्रोजन पे कितने आपके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने होते हैं उसको अरेंज कर लीजिएगा. ऑक्सीजन पे जो जितने होते हैं उसको अरेंज करने के बाद, और O- है मतलब ओवरऑल होल ब्रैकेट में आपको क्या करना है, माइनस देना है. तो एक के साथ ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और एक ऑक्सीजन के साथ वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा. तो एक ऑक्सीजन के पास आपके 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, और एक ऑक्सीजन के पास आपके क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. वैसे अब फॉर्मल चार्ज आपके कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब देखो इस पे क्वेश्चंस आया है नीट में कि फॉर्मल चार्ज किसी भी हम क्या करें, लेविस स्ट्रक्चर का कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स होती है हमारी एक्चुअल शेप मॉलिक्यूल्स को नहीं बता पाती है. मतलब अभी तक सिर्फ हमने ड्रॉ किया कि इतने बॉन्ड्स बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड बन रहे हैं, और ट्रिपल बॉन्ड्स बन रहे हैं, कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, एक सिंगल एटम पेयर में बात करूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका कहाँ उसका प्लेसमेंट होगा. तो इस तरीके से हमने देखा. एल्कली मेटल्स की प्लेसमेंट कहाँ होती है. तो जैसे ही अगर पॉली एटमिक
आपके क्या हो जाए, आयन्स हो जाए। तो इसमें जो नेट चार्ज होते हैं आपके, उसमें क्या होते हैं, तो उसमें पोजेस करते हैं आयन एज अ होल रहते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर एटम के फॉर्म में। तो जैसे कि अगर हम देखें तो फिजिबल होता है ये हमारे लिए क्या असाइन करना, फॉर्मल चार्ज को हर एटम पे। तो जो भी फॉर्मल चार्ज होती है किसी भी एटम पे, एक पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल या फिर आयन में, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो भी डिफरेंस होती है किसके बीच में, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डेट एटम जो कि आइसोलेट की गई है या फिर फ्री स्टेट में है, किस में से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू द एटम, मतलब जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जा रहे हैं, असाइन किए जा रहे हैं, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला बेटा आपका क्या आएगा, तो फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लेविस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम, मतलब जब वो एटम एक फ्री स्टेट में था, तो उसके पास, जैसे नाइट्रोजन के पास फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप बता देना मुझे, 7 होंगे, 5 होंगे, जो भी जिसको कंफ्यूजन है उस अकॉर्डिंग बता देना, ठीक है। तो जो वैलेंस सेल में होंगे वो, उसमें से माइनस करना होता है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम माइनस कर देंगे, मतलब जो बॉन्ड टेक पार्ट ही नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद उसमें से फिर क्या माइनस करना होता है, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे, लेकिन उसका हाफ, मतलब हाफ इंटू क्या 6, तो 3 हो जाएंगे, क्योंकि वो एक जो हमारे एटम है उसके पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ही है। ऐसा नहीं है कि वो 6 के 6 को लेके अपने पास बैठ सकता है, नहीं, बिकॉज वो वहाँ पे क्या हो रही है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं चार्ज के। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आपके फॉर्मल चार्ज को बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गई होगी फॉर्मल चार्ज। फॉर्मूला इसका थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ओजोन का, ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है इस पे, जैसे कभी कभी असर्शन रीजन के फॉर्म में दे देते हैं, क्योंकि सिंपल तरीके से देंगे नहीं, वो देंगे कि आप पूरा इसका निकालो, और ओजोन को हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं इसके बारे में भी आ जाता है। तो जैसे देखो ओजोन में क्या होता है, जो टॉप पे हमारे कार्बन होते हैं, सॉरी कार्बन नहीं, ऑक्सीजन, ओजोन में ऑक्सीजन होती है, तो उसको 1 नंबरिंग देते हैं, आपके लेफ्ट साइड में 2 देते हैं एंड राइट साइड वाले को 3 देते हैं, ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट वाली होती है उसके पास एक लोन पेयर होती है, ठीक है। सेकंड ऑक्सीजन एटम के पास आपके 2 लोन पेयर्स होते हैं, एंड थर्ड के पास हमारी क्या होती है, 3 लोन पेयर्स होते हैं। तो आपको यही याद रखना होता है, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग इसको नंबरिंग भी दी गई हुई है, ठीक है। और इसी से तब हम सेंट्रल एटम, अगर जैसे ऑक्सीजन वाले आपके 1 का निकाले तो +1 आता है, अगर हम एंड ऑक्सीजन का निकाले वो भी 2 जिसको हमने मार्क किया उसका 0 आता है, और हमारे एटम ऑक्सीजन थर्ड वाले का -3 आता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं O3 को, और इसके फॉर्मल चार्जेस को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, तो जो आपकी लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर होती है ये हमारी क्या इज़ द वन, मोस्ट ऑफ द यही रहती है, और उसमें स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज होते हैं एटम्स पे। और जो फॉर्मल चार्ज होती है ये क्या है, एक फैक्टर बेस्ड होती है, एक प्योर कोवैलेंट व्यू से अगर हम देखें तो बॉन्डिंग में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स क्या करते हैं, इक्वली अपने नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर अप करते हैं। तो ऐसे याद रखना, देखो 1 मतलब जो आपके सेंटर में जो O3 में आपकी जो ऑक्सीजन वाले है उस पर 1 चार्ज होगा, सेकेंड वाले जो आपके लेफ्ट साइड में है उस पर 0 चार्ज होती है एंड -1। अब इसको नहीं भी याद रखोगे तो देखो सिंपल सा चीज़ है, फॉर्मूला से बना सकते हो। क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 में से क्या करोगे, तो नंबर ऑफ आपके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना 2, और देन उसमें से आपके क्या हो जाएंगे, किसको माइनस करोगे, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आप शेयर कर रहे हो, तो डैट मीन्स टोटल 6, उसके हाफ। इस तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ओके। अब देखो लिमिटेशन क्या है आपके ऑक्टेट रूल का। तो जो ऑक्टेट रूल है ये काफ़ी यूज़फुल तो है, बट ये यूनिवर्सल इसको नहीं माना है। क्यों, क्योंकि ये बहुत हमारे यूज़फुल है समझने के लिए, किसी भी हम स्ट्रक्चर्स को समझना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और मेनली ये क्या करती है, अप्लाई करती है हमारी किस पे, सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल के प्रेजेंट है उनमें। और यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस भी है ऑक्टेट रूल के। जैसे क्या, सबसे पहला एक्सेप्शन है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। मतलब जब मान लो कोई ऐसा सेंट्रल एटम होता है और उसके समटाइम्स क्या होता है, आपके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते। जैसे कुछ कंपाउंड्स में क्या होता है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सराउंडिंग में, मतलब सेंट्रल एटम के लेस देन 8 होते हैं, स्पेशली जैसे कि एलिमेंट्स आपके लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले होते हैं उसमें, जैसे कि LiCl, BeH2, BCl3। तो यहाँ पे इसके ये लिमिटेशंस है, मतलब इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लिमिटेशंस बोलेंगे। तो लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन के पास क्या हो गया, 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए सिर्फ। और कुछ अदर कंपाउंड जैसे AlCl3, BF3, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी आगे चल करके, तो ये आपका एक बनाना स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब 2 साथ में एक कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेबल नहीं हो पाते इस तरीके से। फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, मतलब कभी कभी क्या होता है, तो आपके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बनते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे NO है, तो यहाँ पे
देखो ये लोन पेयर के फॉर्म में या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, ऑफ कोर्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स। वैसे ही आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होंगे। फिर आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक मिनट, यस, तो आपके जो एक्सपैंडेड फिर ऑक्टेट होंगे, तो इसमें जो एलिमेंट्स होती हैं बियॉन्ड थर्ड पीरियड, जैसे पीरियोडिक टेबल, जैसे अपार्ट फ्रॉम 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स। 3d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए। तो एक कंपाउंड में अगर देखें तो ये एलिमेंट जो होते हैं मोर देन हमारे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके पास सेंट्रल एटम के अराउंड क्या होती हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपैंडेड ऑक्टेट। तो यहाँ पे हमारे ऑक्टेट रूल क्या हो रही है, अप्लाई नहीं हो पा रही है, मतलब कि वहाँ पे ये ऑक्टेट रूल हमारा फेल कर चुका है, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। तो कुछ कंपाउंड्स में ये अप्लीकेबल नहीं होते, तो उसके लिए और अलग आपके थ्योरीज दिए गए हैं। जैसे इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कंपाउंड जैसे PF5, SF6, H2SO4 एंड कुछ आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी है, जैसे कि यहाँ पे PF5, इसके ऑक्टेट क्या है, एक्सपैंडेड है इसके है ना, वैसे ही इसके भी है, वैसे ही इसके भी है। देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस के पास, 12 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, आपके यहाँ पे भी 12 इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड s एटम। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका एक्सपैंडेड ऑक्टेट है। फिर आप और देखो तो सल्फर जो होती है ये भी क्या करती है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें हमारे ऑक्टेट रूल को क्या करती है, ओबे भी करती है, जैसे सल्फर डाइक्लोराइड। तो s एटम के पास क्या होता है, ऑक्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी है आपके ऑक्टेट थ्योरी के, जैसे कि हम इससे क्लियर होता है कि जो हमारा ऑक्टेट रूल होता है वो बेस्ड होता है किस पे, हमारे केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस पे। तो यहाँ पे कुछ हमारे नोबल गैसेस जैसे कि जेनन एंड क्रिप्टन, तो ये क्या करते हैं, हमारे कंबाइन कर जाते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ और कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि XeF2, KrF2, XeOF2। और ये जो थ्योरी होती है ये आपकी कोई एक शेप पर्टिकुलरली नहीं देती और ना ही ये एक्सप्लेन कर पाती है आपके रिलेटिव स्टेबिलिटी के एक मॉलिक्यूल्स को। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखता है। आई हैव सम वर्क, सो आई विल कंटिन्यू इट अगेन।